स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चा लोग, हमने अभी तक इस चैप्टर की बहुत सारी कहानियां देखी है। हमने शुरुआत में फोर्स देखा था, ग्रेविटेशनल फील्ड देखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखा, फिर पोटेंशियल एनर्जी देखी। अब पोटेंशियल एनर्जी पे हमको अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। हमने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा था, फिर कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू mgh। ये कैसे फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, क्यों हम लैंड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेके चलते हैं, बताया था ना हमने। वो सारी कहानी लिखी थी। अच्छा, मेरे ना दिमाग में कुछ क्वेश्चंस जनरेट हुए, मैं वो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलिए, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है 1 kg का, और उससे 1 मीटर की दूरी पे एक और मास रखा है 1 kg का। अब इनिशियली दोनों की वेलोसिटी 0 है एंड यहां पे कोई भी फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, दूसरा कोई भी फोर्स नहीं है। और हुआ यूं कि कुछ देर बाद, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स बाद, ये दोनों मास की जो दूरी है ना वो घट गई। मतलब 1 मीटर से ये नजदीक आ गए 0.5 मीटर पे। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kg each moves closer to each other from 1 meter to 0.5 meter. What will be the velocity of both the objects at 0.5 meter separation if their initial velocity is 0? इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 देके रखी है और आपको कहा जा रहा है कि जब ये यहां आ गए हैं तब इसकी वेलोसिटी ढूंढो। अब ऑब्वियस बात है बच्चा, अगर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, बिल्कुल सही है। लेकिन वो वेलोसिटी कितनी होगी? अब अच्छा, वेलोसिटी ढूंढने के लिए हमने अभी तक पूरे फिजिक्स में कितनी फॉर्मूलाज पढ़ी है? एक तो पॉसिबल है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाय टी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे टाइम हमको दे नहीं रखा। चलो, इनिशियल 0 दे के रखी है, एक्सेलरेशन भी ढूंढ लेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स मिल जाएगा Gm1m2/r², है ना, फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स डिवाइड बाय m करके हम एक्सेलरेशन भी ढूंढ लेंगे। लेकिन टाइम दे रखा नहीं है, तो वेलोसिटी ढूंढना यहां से पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर टाइम दे देते ना आफ्टर 3 सेकंड्स 4 सेकंड्स, तो फिर मेरा ये फॉर्मूला काम आ जाता, मेरी बात बन जाती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। बट अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका हमने क्या देखा था? वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब प्रॉब्लम वापस वही की वही है कि टाइम हमारे पास नहीं। चेंज इन डिस्टेंस 0.5, 1 माइनस 0.5 0.5। चेंज इन डिस्टेंस अवेलेबल है लेकिन टाइम अवेलेबल नहीं, तो फिर से ये फॉर्मूला हमारे काम की नहीं रही। अब क्या करें? कुछ ऐसी फॉर्मूला, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे वेलोसिटी उसके अंदर आती हो। डायरेक्ट तो हम ढूंढ नहीं पा रहे, अब हमें कोई कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा बच्चा, यहाँ पे बोला हुआ है कि ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, दूसरा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव फोर्स होती है। हमने बात की ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारी फोर्सेस कैसी होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब जब कंजर्वेटिव फोर्सेस लगती है तो बच्चा, अगर आपको याद हो, सो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। याद आया कुछ? भाई, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ फॉर्मूला देखी थी।
दो फॉर्मूला देखी थी, एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये कब आता था जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स ना हो, दो कंडीशन थी। और अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन वायलेट होती थी तो दूसरी फॉर्मूला हमने देखी थी। अब आप जब फॉर्मूला शीट रेडी करेंगे तो आपको ये सारी फॉर्मूला ध्यान में आएगी, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक। काइनेटिक के अंदर मेरे ख्याल से वेलोसिटी आ जाती है क्या नहीं? इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक, यही है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस जी m1 m2, चलो मैं अभी लिख लेता हूं, m1 m2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 1, समझ आ रहा है? प्लस इनिशियल काइनेटिक, बचा इनिशियली दोनों की वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर होता है ना, वेलोसिटी 0। फिर क्या बचा? फाइनल पोटेंशियल, बचा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ जी m1 m2 बाय 0.5 प्लस फाइनल काइनेटिक, बचा अब दोनों की वेलोसिटी है, दोनों की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, यस और नो? कैसे लिखा जाएगा उसको? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, बोलो सही है? क्लियर है यहां तक? अच्छा, क्या यहां पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी कि अलग होगी? अच्छा, दोनों का मास सेम है। अब अगर दोनों का मास सेम है तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो सीधी सी बात है दोनों इक्वल वेलोसिटी के साथ अंदर आएंगे। तो हम एक चीज और है, दोनों का मास भी सेम है तो यहां पे मैं ये हटा देता हूं, क्लियर? ओके, अब क्या करें इधर? ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस जी इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा? अगेन 1 इंटू 1 1 माइनस जी अपॉन 0.5 प्लस हाफ mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ हाफ mv स्क्वायर, दोनों का मास सेम, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गया ना, x प्लस x 2x होता है, वैसे ही हाफ mv 2 हाफ mv, कितना हो गया ये? 2 2 कट, यहां से बचा माइनस जी, इसको उठा के यहां ले आता हूं तो प्लस जी बाय 0.5 इज इक्वल टू mv स्क्वायर। सो यहां से v कितना हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना होगा? 0.5 g। क्यों? इसको इधर ले आओ तो g माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 तो 0.5 आंसर आता है ना। सो 0.5 g अपॉन 0.5 इनटू मास, बचा मास तो वैसे भी 1 है, लिखो कि ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है? पक्की बात? ठीक है। सो ये कट हो गया, क्या बचा? v इज इक्वल टू रूट ऑफ g, v इज इक्वल टू रूट ऑफ g की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब एक काम करते हैं, इसको हम 66 कर देते हैं ताकि इधर इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर का स्क्वायर रूट करना आसान हो जाएगा। सो अगर हम इसको 66.7 लिखे, एक वहां पे आया तो यहाँ पे -12 हो जाएगा, ठीक है? अब 66.7 का स्क्वायर रूट करो और वो हो जाएगा 10⁻⁻6। 66.7 का स्क्वायर रूट 8.16, तो ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी 8.16 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड। समझ आया बच्चा लोग? ओके, देखो बच्चा लोग, अब हमने क्या क्वेश्चन देके रखा है, हमको यहाँ पे दो स्मॉल मासेस दिए हैं और यहाँ पे कैपिटल मास दिया है, ये बीच में एक पॉइंट P दे दिया है, मिड पॉइंट पे कहा जा रहा है कि यहाँ का डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस x है। हमको बोला जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीचेस टू P। अब अच्छा, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी। अच्छा, क्वेश्चन ये भी राइज होता है, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सर ये मास यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा?
ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ये मिड पॉइंट में कैसे जाएगा? फिलहाल उसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, बाकी क्वेश्चन में उसका कोई लेना देना नहीं है। देखो एक ग्रेविटेशनल फोर्स यहां लग रही है, इसको मैं F1 बोल देता हूं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स यहां लग रही है, इसको मैं F2 बोल देता हूं। अच्छा ये मिड पॉइंट पे है, सो ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा। डिस्टेंस कितना होगा जरा बताओ मुझे? ये 90 डिग्री, x ये a, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी इतना ही हो जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखो कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल M स्मॉल m, इसका मतलब ये दोनों फोर्स सेम होने वाले हैं, तो मैं FF लिख लेता हूं। अब मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा बना रहा है, ये भी एंगल थीटा बना रहा है, सो क्या होगा? इधर F cos थीटा और यहाँ पे F sin थीटा, एक कंपोनेंट यहाँ, एक कंपोनेंट ऊपर, सो ये तो एक दूसरे को कट कर देगा। इसका मतलब वो कंपोनेंट जो इसको साइड में लेके जा रहा था वो तो कट हो गया, बचा ही नहीं। एक ही कंपोनेंट बचा जो इसको स्ट्रेट अपवर्ड लेके जा रहा है। सो ये रीजन है कि ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करेगा, साइड में मूव नहीं करेगा एंड मिड पॉइंट पे ही जाएगा। समझ आया? अब आप बोलेंगे सर ये दोनों भी तो एटम होंगे, लेकिन बच्चा हमको बोल दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सेकेंडली मासेस m आर पाइवोटेड। इन दोनों को तो हमने पाइवोट करके रखा है, स्क्रू से बांध के रखा है, पकड़ के रखा है, सो वो तो नीचे आएगा ही नहीं। ओके चलिए अब शुरू हो जाते हैं, हमारा आंसर की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल फोर्स की हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके अब अच्छा देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले अभी समझाया था, टाइम नहीं है तो एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा, ds/dt काम नहीं आएगा। सो बच्चा कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा ये क्यों यूज होगा? इसकी कंडीशन है, ये फॉर्मूला तभी यूज हो सकता है जब कंजर्वेटिव फोर्स हो और फ्रिक्शनल फोर्स ना हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं है, तो ही हम ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। अब यहाँ पे इनिशियली बच्चा पोटेंशियल एनर्जी देखो 3 मास है, तो इनके बीच में होगी, इनके बीच में होगी और इनके बीच में होगी, तीनों के कारण इनिशियल पोटेंशियल होगी। चलो देख लेते हैं, माइनस जी एम एम अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इन दोनों के लिए भी सेम रहेगी, जी एम एम अपॉन रूट ऑफ दिस, तो क्या मैं यहाँ पे आगे 2 लगा सकता हूं? जी एम एम बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जी एम एम बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है, सो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, माइनस इन दोनों के बीच की पोटेंशियल माइनस जी m into m स्क्वायर अपॉन a प्लस a 2a। थोड़ा क्लियर? तो ये आ गई इनिशियल पोटेंशियल प्लस बच्चा इनिशियल काइनेटिक 0 होगी, इनिशियली सबकी वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी सबकी 0। फाइनल पोटेंशियल बच्चा फाइनली ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, सो अब हमें ये वाली ओरिएंटेशन देख के चलनी है, m कैपिटल M स्मॉल m। तो इस समय पोटेंशियल कितना होगा? इसके बीच होगा, इसके बीच होगा एंड इसके बीच होगा। ऐसा नहीं है कि इसके बीच में आने से इन दोनों का कोई पोटेंशियल नहीं होगा, तो रहेगा ही रहेगा, उतना तो उतना ही। सो माइनस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a, g m m by a। सिमिलरली इन दोनों के बीच का माइनस g m m by a, सो या क्या मैं यहाँ पे 2 लगा सकता हूं? ओके माइनस इन दोनों के बीच का वही का वही माइनस जी एम स्क्वायर बाय 2a। पूरा यहां तक क्लियर? ओके प्लस फाइनल काइनेटिक बच्चा वेलोसिटी सिर्फ इसकी है ऊपर की तरफ, इन दोनों की तो कोई वेलोसिटी अभी भी नहीं है बिकॉज़ वो पाइवोट किए हुए हैं। सो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? हाफ कैपिटल M v स्क्वायर। बोलो सही है? ओके अब क्या होगा देखो, सबसे पहले तो ये और ये टर्म कट, सब कुछ प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, ब्रैकेट लगाया जरूर है लेकिन एक्चुअली है सब कुछ प्लस माइनस में, इसीलिए ये कट जाएगा। अगर मल्टीप्लाई होता तो कटता नहीं डायरेक्टली। क्या बचा? इधर बचा -2gmm बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां बचा -2gmm अपॉन a
प्लस वो तो कट हो गया, इधर आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। मुझे v चाहिए तो इसको उठा के यहां आ जाते हैं, माइनस 2 जी एम एम प्लस ये यहां आएगा तो माइनस का प्लस 2 जी एम एम बाय ए इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कॉमन निकाल लो, जो भी कॉमन है वो निकाल लो। 2 जी एम एम, आई थिंक न्यूमरेटर दोनों का कॉमन है, बाहर ले लेते हैं उसको। जी एम एम क्या बचा, 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कैपिटल एम से कैपिटल एम चला गया, ये 2 को यहां ले लेते हैं, सो 2 2 जा 4 हो जाएगा। कहां लिखूं, यहां लिखूं, ये 2 को इधर ले आते हैं, सो ये हो गया -4 जी एम। इसका एलसीएम कर देवे, सो a प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू a रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर रूट कर दो तो आपको मिल जाएगा v। इस पूरे का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली हो सकता है बेटा क्वेश्चन में आपको ना 1 kg 3 kg 5 kg वैल्यूज दी जाएगी, सो उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग फिर आप आंसर अपना पुट कर सकते हो। क्लियर। सो v इज इक्वल टू, पहली बात तो अच्छा एक प्रॉब्लम है, ये माइनस दिक्कत दे रहा है ना हमको। एक काम करते बच्चा, हम क्या करते हैं, ये माइनस को कॉमन नहीं निकालते हैं। देखो माइनस का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, वो तो फिर रियल नंबर होगा ही नहीं। सो हम क्या करते हैं, माइनस को अंदर का अंदर ही रख देते हैं, ये माइनस, ठीक है। सो इधर आ जाएगा माइनस। क्लियर। तो अब इसका स्क्वायर रूट कर लो, जिसमें कह रहा हूं आपको एग्जाम में वैल्यूज दी जाएगी, तो वैल्यूज में डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो। ये 4 का स्क्वायर रूट 2 जी एम ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं कि जो आपको याद रखनी हो, कोई जरूरत नहीं है इसको याद रखने की। ये तो खाली आपको बताया जा रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे आंसर सॉल्व किया जाए, बस। ठीक है बच्चा लोग। सो आज का ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, बस हमें एक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करना था। अगली बार हम शुरू करेंगे हमारा एक नवा टॉपिक, एस्केप वेलोसिटी। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।